हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। तो आज की वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ये आपकी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। पर क्योंकि हम लोग जेई के लिए या नीट के लिए जैसे आप प्रिपरेशन करोगे, तो हम इस चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट के ही नाम से पढ़ाते हैं। तो कॉपी पर निकाल लीजिए और लगाइए हेडिंग मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम होगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखो, ये जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है ना, अगर आप ये चैप्टर बढ़िया से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग लगभग हर एक चैप्टर में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की जान है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको मोल अच्छे से आता है तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए आपको ये सीखना जरूरी है। और मोल कॉन्सेप्ट में आपको केवल न्यूमेरिकल्स ही दिखेंगे। थ्योरी हम लोग बहुत कम कम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि थ्योरी है ही नहीं इसमें ज़्यादा। जितना भी है सब कुछ एप्लीकेशन पार्ट है, तो हमको न्यूमेरिकल्स करने सीखने होंगे। तो बस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोल के बारे में और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले किससे बात करें? मोल के बारे में। मोल क्या होता है? ठीक है, तो मोल कुछ नहीं है, बेसिकली एक काउंटिंग यूनिट है। क्या है? काउंटिंग यूनिट। एक काउंटिंग यूनिट है। क्यों क्यों काउंटिंग यूनिट का जरूरत पड़ा भाई? देखो, सीधा सीधा एक एग्जांपल लो। मान लो आपके पास इत्तू सा टुकड़ा है कार्बन का, इत्तू सा। इस पे भी लाखों करोड़ों अरबों एटम्स होंगे कार्बन के। एग्री? इत्तू सा टुकड़ा लिए, इसमें भी करोड़ों एटम्स होंगे कार्बन के। तो भाई करोड़ों एटम्स को गिनने के लिए मुझे कुछ काउंटिंग यूनिट तो चाहिए। मैं जैसे जस्ट इन केस मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ। आप गए दुकान, है ना। आप बोले कि भाई एक दर्जन पेन दे दो। तो एक दर्जन में आपको पता है कि 12 चीजें होती हैं। तो उसी तरह से मैं एक बहुत बड़ा नंबर लूंगा एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या कुछ भी ऐसी चीजें जो एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल की है, उनको काउंट करने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए होगा। क्योंकि इतू सा भी आप लोग है ना, इतू सा भी, तो उसमें भी करोड़ों एटम्स हो सकते हैं। तो मुझे बस एक काउंटिंग यूनिट चाहिए थी, तो उसके लिए मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? मोल। तो मोल एक नंबर है बस। जैसे सीधा एग्जाम्पल, एक एक पेयर में आपको कितने लोग दिखेंगे? दो। एक दर्जन में कितने? सात नहीं है, एक दर्जन में कितने दिखेंगे? हिंदी समझते हो ना? 12। एक मोल में क्या होगा? कुछ नहीं। एक मोल मतलब 6.0, पॉइंट लगा दे भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। इतना, मतलब इतना बड़ा नंबर ही एक मोल है। इसी को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और दिखाएंगे किससे? एन। और आप सब्सक्रिप्ट में कैपिटल ए लिखना, छोटा है मत लिख देना, सोडियम बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये हुई बात मोल की। अब अगर इसको आपको डिफाइन करना है, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो कुछ नहीं, 1 मोल एस नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, डेफिनेशन लिखने से पहले मैं जुगाड़ बताता हूँ एक मोल क्या है। एक मोल का मतलब इतना बड़ा नंबर है, ये तो समझ में आ गया कहाँ गया ये 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको आपको डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है। क्या है पता है? मैं क्या किया, मैं 12 ग्राम कार्बन लिया। कौन सा कार्बन? C12 वाला। आइसोटोप तो पढ़े हो ना? जैसे बचपन में आप आइसोटोप पढ़े थे हाइड्रोजन के, 1H1, 1H2, 1H3, ऐसा पढ़े थे? याद करो। और आइसोटोप क्या होता था, याद आ रहा है? एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो कार्बन कार्बन के लिए भी आप जब 12 लिखोगे, ये तो ये वाला आइसोटोप ले रहा हूँ, 612 वाला। हो सकता है कार्बन ऐसा भी हो, 13 वाला। हो सकता है कार्बन 14 वाला भी हो, तो ये भी तो उसके आइसोटोप्स हो सकते हैं ना। तो मैं कौन सा कार्बन लिया? 12 वाला। ठीक है, जिसका मास नंबर 12 है। मैं उस कार्बन को कितना लिया? 12 ग्राम। कितना लिया? 12 ग्राम। C12 वाला एटम लिया 12 ग्राम। और उस 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन लिया, कौन सा कार्बन? C12 वाला। उस 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन एटम्स थे वो काउंट किया जुगाड़ से, और वो जो नंबर आया ना, वही एक मोल था। ठीक है, अब लिखते हैं, 1 मोल इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12
आइसोटोप। समझ में आ रहा है? 1 मोल का मतलब क्या? 1 मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन C12 वाला, उसमें जितने कार्बन के एटम है उसी को क्या बोलते हैं? 1 मोल। अच्छा, अब यहीं से हम लोग नई नई चीजें और सीखते हैं। ठीक है, मोल के बाद हम लोग अगला जो सेगमेंट पढ़ने वाले हैं, ये तो बस एक ऊपर ऊपर से मतलब मोल क्या हो रहा है अभी एक बस इंट्रोडक्शन हुआ है, बहुत कुछ करना है ना अभी मोल में, है ना। तो एक मैं नया टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक नहीं है, इसी का एक सब टॉपिक समझ लो इसी चैप्टर में। तो एक होता है एटॉमिक मास। क्या आप लोगों ने नाम सुना है एटॉमिक मास का? एटॉमिक मास सीधा सीधा अगर डिफाइन करें, सीधा सीधा एटॉमिक मास मतलब क्या? मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम सभी को पता है। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एटम। एटम के अंदर क्या क्या होता है? 11th 12th लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो एटम जो होता है उसके अंदर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो अगर मैं प्रोटॉन के मास को, न्यूट्रॉन के मास को और इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ दूं, क्या बोला मैंने? प्रोटॉन के मास को, न्यूट्रॉन के मास को और इलेक्ट्रॉन के मास को अगर जोड़ दूं तो मेरे को मास ऑफ एटम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि एटम के अंदर यही सब होता है। क्या क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान देना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू लगभग बराबर होती है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू लगभग बराबर होती है, और वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ये वैल्यू होती है। ठीक है, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। वाह, अब ध्यान से देखो, -24 -28, तुम्हें नहीं लग रहा -24 10⁻⁻24 और ये क्या है 10⁻⁻28, बड़ा कौन है? ऑब्वियसली -24 वाला। अरे माइनस में पावर कम है तो बड़ा है ना नंबर, मतलब यहां पर देखो -28 है पावर में, और छोटा नंबर है। तो तुम्हें नहीं लगता कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा है? देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपेयर करो, -24 -28, बहुत बड़ा फर्क है, 4 पावर का फर्क आ रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है ना, दिख रहा? ठीक, अच्छा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बात तो यहां से दिख रही है। आगे चलते हैं, ध्यान देना। हाँ, अरे ये इसको ऐसा करते हैं ना कुछ जुगाड़ से, छोटा नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करते हैं, कुछ जादू है इसका। चलो कोई बात नहीं, अगले पेज में चलते हैं। ये लो, ठीक है, ध्यान देना। अभी तक हम लोग क्या सीखे? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं नेग्लेक्ट कर दूं? कर सकता हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। अब वापस आओ, मास ऑफ एटम मैंने क्या लिखा था? मास ऑफ एटम मैंने क्या लिखा था? मास ऑफ एटम था मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम मतलब एटॉमिक मास, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? एटॉमिक मास आपके पास आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है सर, हम लोग याद करो, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू क्या लिखे थे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही लिखे थे। देखो लास्ट पेज में, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? 1 AMU। इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? 1 AMU। क्या बोलते हैं? 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या होगा? AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, एकदम सिंपल। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना। अब मैं जस्ट तुम्हें एग्जांपल से पूछूं, क्वेश्चन पूछूं एक, व्हाट इज द मास ऑफ 1 सोडियम एटम? सोडियम के एक एटम का मास क्या होगा? सीधी सीधी सी बात है, सबको पता है। सोडियम जो होता है एटॉमिक नंबर इसका होता है 11,
मास नंबर कितना होता है? 23। यही तो मास नंबर होता है ना, ऊपर वाला, सबको पता है ना। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये ऊपर जो लिखा है ये क्या होता है? ये होता है मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर, जो कि किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बोलता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये पता ही होगा सबको। तो यहां से सोडियम के बारे में अगर बात करूं मैं, तो जो 23 है, 23, ये किसके बराबर है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 23। 23 है? नहीं, ये मास नंबर है। एटॉमिक नंबर है 11। तो यहां से आपको पता है नीचे वाला क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो सीधे सीधे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 23 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर कितना दिख रहा है? देखो कितना दिख रहा है? 11 दिख रहा है। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां से आ ही जाएगा, ये बचपन में सीख चुके हैं। कितना आ रहा है? 12। ठीक, मेरा सवाल यह है कि व्हाट इज द मास ऑफ वन सोडियम एटम? तो मास नंबर कितना है? 23। यह है। तो अब देखो बहुत सिंपल है, 23 अगर इसका मास नंबर है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम किसके बराबर आ रहा है? 23 के बराबर। और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास भी सेम होता है। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? एक प्रोटॉन का मास एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की मास की वैल्यू क्या होती है? ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। सीधे सीधे समझना ना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू कितनी है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 23 प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कितनी होगी? अरे सीधे आंसर लिखेंगे गुरुजी, 23 AMU। सीधे, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक एमयू होता है, तो 23 का कितना होगा? 23। खत्म। अच्छा कोई ग्राम में पूछे तो ग्राम में बता देंगे सर, क्यों? एमयू की वैल्यू तो पता ही है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हुआ एटॉमिक मास। यहां से क्या समझ में आया? ये जो यूनिट दिख रही है ना, यूनिट, ये एटम को बता रहा है। तो ये जो AMU है किसकी यूनिट है? एटॉमिक मास की यूनिट, एटम के मास को बताएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब देखो, ओके, ध्यान से देखना, समझना। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या पूछूं? 1 kg, मेरा क्वेश्चन है। हम्म, चलो ये नहीं, एक एक नया जुगाड़ देखते हैं। मेरे पास दो बॉक्स है, एक बॉक्स है A, है ना, और एक बॉक्स है B। दो बॉक्स है, ठीक। इसका जो मास है A वाले बॉक्स का, इसका मास है आपके पास लेटर से 20 kg। ठीक है, इसका जो मास है ये है 5 kg। दो बॉक्स है, एक बॉक्स जिसका मास है 20 kg, और जो दूसरा है वो 5 kg। क्या मुझे आप मास ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बता सकते हैं? आराम से बता लोगे। ए का मास बी के रिस्पेक्ट में कितना है? ए का मास बी के रिस्पेक्ट में कितना है? तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ए का मास जो कि कितना है 20 kg, बी का मास जो कि कितना है 5 kg। कितना आ गया? 4। यूनिट भी कट जाएगी, तो ये क्या आ रहा है? यूनिट लेस। समझ में आया कि नहीं? कनेक्ट कर रहा हूं तार, यूनिट लेस। ठीक, ए का मास 20 kg लिया, बी का मास 5 kg लिया, तो ए का मास बी के रिस्पेक्ट में कितना है? अरे ठीक है ना भाई, 4 गुना है। देखो जो ए का मास है वो बी के रिस्पेक्ट में कितना है? 4 टाइम्स है, दिख ही रहा है। ठीक है सर, इतना अगर सीख गए तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी एक बार में सीख जाओगे। अब मुझे मास नापना है, तो मुझे एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैं ए का मास निकाला, किसके रिस्पेक्ट में निकाला? बी के, मतलब मेरा रेफरेंस क्या था? बी था। तो एटम्स का मास नापने के लिए भी मैं एक रेफरेंस बनाया हूं। क्या बनाया हूं मैं? रेफरेंस। उसी को हम लोग आगे बात करेंगे डिटेलिंग में, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या होता है गुरुजी? बहुत आसान है, देखो मैं पहले बताता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। रिलेटिव, अच्छा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखना। शॉर्टकट क्या है इसका? RAM, राम।
रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एकदम सिंपल है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है मास ऑफ वन एटम डिजायर्ड, जिसका भी आपको निकालना है ना, डिजायर्ड एटम जिसका भी मास आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, उसकी बात हो रही है। मास ऑफ वन एटम विथ रिस्पेक्ट टू, जो रेफरेंस होगा उससे डिवाइड करते, देखो विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाला था तो बी से डिवाइड किया था, तो अभी रिलेटिव एटॉमिक मास मैं किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, किसी भी रेफरेंस, किसी को भी रेफरेंस मान के, तो जो रेफरेंस आएगा रेफरेंस उससे डिवाइड करना होगा। अब रेफरेंस की वैल्यू क्या होगी? ये रेफरेंस की वैल्यू होती है 1/12, 1/12 क्या TH नहीं लिख रहे, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ये होगा फॉर्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास का। अब ये क्या था? ठीक है, ये क्या था, एक मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लो मेरे को निकालना है रैम किसका, जस्ट से मुझे निकालना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, साफ साफ दिख रही है, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम का मास कितना होता है ऑक्सीजन का? सबको पता है सर, एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर होता है 16, तो मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा 16 AMU, AMU लिखेंगे ना एक एटम के लिए। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ठीक। अब जो 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम होता है ना, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ध्यान देना 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, और ये मास ऑफ C12 एटम क्या होता है, कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऐसा लिखोगे 6 और 12, इसका मास नंबर क्या आएगा, साफ साफ दिख रहा है सर 12 ही आएगा। तो मास ऑफ कार्बन का कितना हो जाएगा आपके पास, सीधे 12 AMU, कार्बन का मास तो 12 AMU होगा ना, अरे C12 है तो 12 AMU, क्योंकि मास नंबर 12 है, देखो दिख रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता 12 12 खच, AMU AMU खच, आंसर क्या आ गया 16, और आ क्या रहा है यूनिट लेस, वाह देखे यूनिटलेस आया। अच्छा, क्या आप रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बता सकते हो? सोडियम का लिखेंगे तो सोडियम का भी बहुत आसान है सर, ऊपर क्या लिख दूंगा मैं 23 AMU, सोडियम का मास अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ, यही आएगा, फिर कट जाएगा, क्या आएगा 23 यूनिट लेस, क्या रही है यूनिट लेस क्वांटिटी। मतलब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हमें ये बताता है कि आपका जो डिजायर्ड एलिमेंट है, डिजायर्ड एटम है, वो कार्बन C12 आइसोटोप के 1/12 मास से कितने गुना भारी है। समझ में आया क्या बोला? जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये हमें ये बताता है कि आप जिस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हो, है ना, उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है तभी तो डिवाइड कर रहे हैं ना निकालने के लिए, हाउ मेनी टाइम्स हैवियर, ये पता करना है आपको। तो यहां से समझ में आई, और क्वांटिटी क्या आ रही है यूनिटलेस, तो ये बता रहा है कि कितने गुना भारी है, और अगर ये बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, तो अभी हम लोग देखे थे, देखो इसमें जब किसी के रिस्पेक्ट में निकालते तो यूनिट तो आती ही नहीं है, तो इसमें यूनिट नहीं आएगी। तो हम लोग अभी पढ़े थे एटॉमिक मास, क्या पढ़े थे हम लोग, एटॉमिक मास। उस एटॉमिक मास में हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पढ़े, एटॉमिक मास अगर आपको मास निकाला तो यूनिट देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास बताना हो तो आपको यूनिट लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। देखो अब इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा चलो, इसका होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क है, इसका डेफिनेशन लिख के लाना, बहुत आसान है। चलो मैं बोल देता हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम टेल्स अस दैट आवर एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, यही है, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब जो तीसरा हमको सेगमेंट पढ़ना है वो पढ़ना है मोलर मास। एक एटॉमिक मास पढ़ लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ लिया, और जो तीसरी आइटम है, तीसरा जो आइटम हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मोलर मास। अब ये क्या होता है ध्यान देना, बहुत ही आसान है। मोलर मास का मतलब कुछ नहीं, सीधे सीधे मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, एक मोल के मास को ही क्या बोलेंगे मोलर मास। अब वो 1 मोल एटम हो, 1 मोल मॉलिक्यूल हो, या 1 मोल जो भी हो, 1 मोल का मास मोलर मास होगा। कैसे, जस्ट इमेजिन। अब देखो यहां पर देखना,
ऑक्सीजन एटम का अगर आपको मास लिखना है, क्या लिखना है? ऑक्सीजन एटम का मास। ऑक्सीजन एटम का मास कितना आएगा? सीधे सीधी सी बात है सर, 16 AMU, यही आएगा, एकदम सिंपल है। क्या आप 100 ऑक्सीजन एटम का मास लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU, तो 100 का कितना हो जाएगा? 16 इंटू 100 AMU, बहुत आसान था। तो क्या आप 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास लिख सकते हो? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास। अरे लिख लेंगे सर, आराम से लिख लेंगे। कैसे? 1 मोल से गुणा कर दो। एक का मास कितना है? 16। 1 मोल का मास 16 नहीं, एक एटम का मास 16 है। तो अगर 100 एटम से पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई किए, तो अगर 1 मोल पूछेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6.022 इंटू 10 टू पावर, ठीक करो सर, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 AMU। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे ग्राम में वैल्यू चाहिए तो AMU की वैल्यू पुट कर देता हूं। AMU की वैल्यू कितनी थी? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। अब ये वैल्यू ग्राम में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 1.61 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में बनाएगी, क्या आएगी? 1। तो यहां से 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या आ जाएगा? 16 ग्राम। ये मैं बताना चाह रहा था। क्या आप, अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग सोडियम का लिखते हैं, तो 1 मोल सोडियम, बार बार सोडियम कर रहे हैं, चलो सल्फर लिख लो। 1 मोल सल्फर एटम का जो मास आएगा वो क्या हो जाएगा? सीधे एक सल्फर एटम का मास कितना होगा? 32। एटॉमिक नंबर 16 होता है, मास नंबर 32 होता है। तो एक का हो गया 32 AMU, लेकिन 1 मोल का लिखना है तो 1 मोल से मल्टीप्लाई करो। तो 32 इंटू 1 मोल, उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 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 इंटू, अरे AMU में लिखना है ना सर? नहीं सर, ग्राम में लिखना है, तो वैल्यू पुट कर दो। 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। अच्छा, अरे सर ये तो फिर से कट के आ जाएगा, तो फिर से 1 आ जाएगा, वहीं आएगा, कट के कर लेना गुणा, 1 आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में। तो 1 मोल सल्फर एटम का मास तो सर 32 ग्राम हो रहा है। अच्छा सर, मैं ना एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ सर। क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ? अगर मैं सल्फर का जैसे ऑक्सीजन का ही लिख लो, अगर ऑक्सीजन का मैं एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? एटॉमिक मास, तो मैं लिख रहा हूँ 16 AMU। मैं 16 AMU लिख रहा हूँ, तो ये क्या आ जा रहा है? ये एटॉमिक मास आ रहा है सर, एटॉमिक मास आ रहा है, ठीक है सर। मैं जब 16 ग्राम लिख दे रहा हूं तो मोलर मास आ जा रहा है। देखो फर्क किसका हो रहा है? यूनिट का। 16 AMU लिखने पे एटॉमिक मास आ रहा है, और 16 ग्राम लिखने पर क्या आ जा रहा है? मोलर मास। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोग केवल 16 लिखे थे बिना यूनिट के, तो जब बिना यूनिट के लिख रहे थे तो देखो 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 पीछे देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास आ रहा था, कहां गया? ये देखो, ये देखो। हाँ, यही सिखाना चाह रहा था। तो अगर मैं बिना यूनिट के लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आपको यूनिट देख के पहचान जाना है कि वो क्या है। अगर वो AMU लिखा हुआ है तो वो एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब एक एटम की बात कर रहा है वो। अगर वो ग्राम में लिख दिया मतलब वो 1 मोल की बात कर रहा है इस बार। और अगर वो यूनिटी च नहीं लिखा, रिलेटिव एटॉमिक मास, सीधी सीधी सी बात है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब यहीं से जो मोल है ना वो शुरू होगा।